एक बहुत ही अच्छी कंपनी जो एग्रो केमिकल सेक्टर में काउंट होती है, उसकी बहुत ही अच्छी कंपनी है GSFC, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। साथियों, ये कंपनी एक गवर्नमेंट सेक्टर की गुजरात स्टेट की बहुत ही अच्छी, यह कंपनी मुख्य तौर पर फर्टिलाइजर्स और एग्रो केमिकल्स के फील्ड में कार्यरत है। कंपनी का ग्रोथ और प्रोडक्शन मॉडल बहुत ही अच्छे स्तर का है। साथियों, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे आज, तो आइए चलते हैं वीडियो में, इसके बारे में बात करते हैं। साथियों, अगर GSFC के बारे में बात की जाए तो कल इसका शेयर प्राइस जो था वो 197 रुपये 15 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा था। पिछले दिनों इसका 52 वीक लो 116 रुपये था और 52 वीक हाई 322 रुपये। साथियों, ये शेयर 322 रुपये का हाई लगा चुका है पिछले कुछ दिनों में। इसका अर्थ ये हुआ साथियों कि इस समय शेयर जो है लगभग 20-30% गिरा हुआ चल रहा है। तो साथियों, इस समय GSFC में इन्वेस्टमेंट करने का एक अच्छा चांस आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि अपनी टॉप प्राइस 322 रुपये से लगभग 125 रुपये नीचे ये शेयर 197 के आसपास ट्रेड कर रहा है और अब पिछले कुछ दिनों में इसमें लगातार जो है करेक्शन और ये शेयर फिर से तेजी पकड़ रहा है। साथियों, इसके अगर फंडामेंटल्स की हम लोग बात करें तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,860 करोड़ का है और इसका PE रेशो 10.28 है, जबकि इंडस्ट्री PE 22.53 है। इसका अर्थ ये हुआ साथियों कि इस सेक्टर की जो दूसरी कंपनियां हैं उनके इस समय वैल्यू जो आपका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 22 रुपये 53 पैसे चल रहा है, जबकि ये उसके जस्ट हाफ है। इसका मतलब इसका PE रेशियो है इस समय शेयर की वैल्यूएशन बिल्कुल अच्छी है, 10 रुपये 28 पैसे। साथ ही इसका PB रेशियो जो है वो 0.64 का है, बहुत अच्छी बात है ये तो। और डेप्ट टू इक्विटी की बात करें साथियों तो ये कंपनी जो है जीरो डेप्ट कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर कोई भी किसी तरीके का डेप्ट नहीं है। ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत शानदार उपलब्धि होती है कि उसके ऊपर किसी तरीके का कोई डेप्ट नहीं है। ROE की बात करें तो यह है 8.56%, EPS की बात करें तो है 19.18 और डिविडेंड यील्ड भी देती है कंपनी साथियों, और ये है 5.07%, मतलब 5% का डिविडेंड या आपका समझिए बोनस कंपनी देती है। और बुक वैल्यू है साथियों इसकी 309.78। फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू है इसकी 2। फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे साथियों। रेवेन्यू इसका सन 2019 में 8,598 करोड़ था, जो अब बढ़ करके 2023 में 11,518 करोड़ हो गया है। तो लगभग इसमें 2500 करोड़ की ग्रोथ आई है पिछले 4-5 सालों में। और ये लगातार अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो इसका लगातार स्टडी और ग्रोथ ही बना हुआ है। इसमें हर साल थोड़ी थोड़ी ग्रोथ आती रहती है। हल्के डाउनफॉल जो हैं वो आ सकते हैं, उसमें ज़्यादा कोई चिंता करने की बात नहीं होती है। और अगर इससे बढ़े तो इसके प्रॉफिट की बात करें साथियों तो 2019 में 493 करोड़ का प्रॉफिट था। 2020 में जब लॉकडाउन का समय चल रहा था तो 2020 में इसका जो प्रॉफिट था वो 110 करोड़ के आसपास था। 2021 में 450 करोड़, 2022 में 899 करोड़ और 2023 में 1266 करोड़। 2020 से कंपनी ने जबरदस्त तेजी पकड़ी है, जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। अब इसके नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं साथियों। नेटवर्थ इसकी सन 2019 में 7,322 करोड़ थी, फिर धीरे धीरे बढ़ती हुई सन 2023 में 12,041 करोड़ तक पहुंच गई है। तो साथियों, ओवरऑल रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ इन दोनों ही पॉइंट्स पे कंपनी जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। देखिए, कभी कभी लोग पूछते हैं कि सर इसके क्वार्टरली जो रिजल्ट आए हैं वो ख़राब आए हैं तो इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्वार्टरली जो रिजल्ट आते हैं वो कई बार अच्छे नहीं आते हैं। कहीं मान लीजिए बहुत सी कंपनियां होती हैं तो उनका जो बिजनेस मॉडल है, उनका जो प्रोडक्शन मॉडल है, उसके अकॉर्डिंग कई सीज़न ऐसे आते हैं, क्योंकि
आप ध्यान से देखेंगे तो ये एग्रो केमिकल सेक्टर की एक कंपनी है। तो इसका एक सीजन होता है कि जिस समय मान लीजिए बारिश के दिन होंगे या फिर कुछ इस तरीके का मंथली जो है काम होगा, या फिर जैसे मान लीजिए गुजरात स्टेट में इसकी वर्किंग ज़्यादा है, तो गुजरात स्टेट की अपनी एग्रीकल्चर पैटर्न है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग उसमें डिमांड सप्लाई में कभी कभी अप एंड डाउन आते रहते हैं। दूसरी बात, माइनर इफेक्ट जो होते हैं वो क्वार्टरली प्रॉफिट पे, क्वार्टरली रिजल्ट पे दिखते हैं, लेकिन उसका जो इफेक्ट होता है बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होता है। आप ओवरऑल कंपनी की बात करें तो पहली सबसे अच्छी चीज जो इसमें है वो है कि जीरो डेब्ट कंपनी है। इसके ऊपर कोई किसी तरीके की देनदारी, कोई कर्जा, कोई डेब्ट नहीं है। ये सबसे बेहतर चीज है। दूसरी बात, इसका पी रेशो जो है वो एकदम बहुत ही अच्छा है, इंडस्ट्री पी की कंपैरिजन जस्ट 50% है। तो ये बहुत ही अच्छी, मतलब वैल्यू फॉर मनी है। आप जितना पैसा दे रहे हैं उससे अच्छी चीज आपको मिल रही है, तो आप इसको ध्यान रखें। साथियों, अब इसकी इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं। सन 2023 में इसका रेवेन्यू 11,518 करोड़ था और इसमें से 9,978 करोड़ रुपए का एक्सपेंसेस आए थे, और कुल मिला के इसका नेट प्रॉफिट जो 1266 करोड़ रुपए का है साथियों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 15% से अबव है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका 11.14% है। तो ये भी स्थिति अच्छी है। अब बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं साथियों। इसकी टोटल एसेट साथियों 2023 में 13,909 करोड़ की है, और इसकी टोटल लाइबिलिटी 1,868 करोड़ की है। मतलब लगभग अगर इसको 2,000 करोड़ भी मान लें तो 13,000 की कंपैरिजन में लाइबिलिटी 2,000 रुपये है, मतलब बहुत कम है। तो कंपनी की हेल्थ ओवरऑल बहुत अच्छी है साथियों। इसके बाद इसके कैश फ्लो की बात करते हैं। कैश फ्लो में साथियों उसका कैश जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है साथियों कंपनी का जो बेसिक काम है, जिसके लिए कंपनी फील्ड में है, तो उससे ऑपरेशन एक्टिविटीज से इसकी जो कैश फ्लो है वो 923 करोड़ रुपए है साथियों। और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से 39 करोड़ का इसको नुकसान हुआ है, और फाइनेंशियल एक्टिविटीज में 114 करोड़ का नुकसान हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर इसका क्लोजिंग कैश बैलेंस जो है वो 1,098 करोड़ है साथियों। 1,000 करोड़ का रिजर्व कंपनी के पास सुरक्षित है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है साथियों, यहाँ भी कंपनी की हेल्थ बहुत अच्छी है। साथियों, अब इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो रिटेल एंड अदर्स इसमें 39% है साथियों। प्रोमोटर्स की होल्डिंग इसमें 37% है। फॉरेन इंस्टीट्यूट्स का 19% स्टेक होल्डिंग है इसमें। म्यूचुअल फंड्स का 2.12 है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट का 1.01% है साथियों। इसमें कई सारे हमारे मित्र इस बात से कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंतर्गत प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत कम है सर, 37%। लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो रिटेल और अदर्स की जो स्टेक होल्डिंग है वो 39% है साथियों, और प्रमोटर्स की होल्डिंग 37% जरूर है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूट्स का 19.81%, मतलब लगभग 20%। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूट का 20% और प्रमोटर्स का 37% ये दोनों ऐड कर दिया जाए तो ये लगभग 57-58% के आसपास होते हैं। अगर म्यूचुअल फंड को शामिल कर दें तो लगभग 60% होते हैं। ये प्रमोटर, फॉरेन इंस्टीट्यूट, म्यूचुअल फंड और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट, अगर इन चार को एक साथ हम मिला दें तो ये लगभग 73-74% के आसपास का स्टेक होल्डिंग बनाती है। अगर इसको रिटेल में 39% है तो फॉरेन इंस्टीट्यूट होना बहुत अच्छी बात होती है, म्यूचुअल फंड्स होना बहुत अच्छी बात होती है, रिटेलर्स की होल्डिंग कम होना बहुत अच्छी बात होती है, प्रमोटर्स होल्डिंग मोर देन 60% होनी चाहिए। बट इसमें कंडीशन ये है कि अगर प्रमोटर्स के पास 60% से कम की स्टेक होल्डिंग हो, वो होल्डिंग रिटेल्स पे ना हो, मतलब पब्लिक के पास कम से कम हो, ताकि अनस्टेबल ना हो। तो साथियों, ये हमारा छोटा सा प्रयास था GSFC कंपनी के बारे में। अगर आप चाहें तो हमारे बताए हुए सुझावों को अपने रिसर्च में शामिल कर सकते हैं, और ये वीडियो केवल एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट सजेशन नहीं देता है। साथ ही इसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर आपसे आप लोग संपर्क में रहें, और निरंतर अपनी रिसर्च करने के बाद ही किसी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाएं।
साथियों, एक चीज़ मैं बार बार कहता हूँ और मैं इस बार फिर एक बार दोहराता हूँ कि कभी भी एक बार में एक कंपनी में एक स्टॉक में पैसा ना लगाएं। अलग अलग कंपनियां चुनें, अलग अलग समय पे लगाएं। और ये इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करने का एक बेहतर समय है, क्योंकि ये शेयर अपने टॉप प्राइस से लगभग 60% के आसपास या 70% के आसपास चल रहा है। तो ये इसको आप अपने रिसर्च में ज़रूर शामिल करें और सीखें। साथियों, आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।